हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम पिछले एक साल में न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे हमारे प्रधानमंत्री जी का हो गया, काफ़ी अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग जो इंडिया के स्टेप्स हैं इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, तो हमें वो समझने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी की डायरेक्शन में एक स्टेप है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव। समझने की कोशिश करो इसको। एक तो होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं, ऑन द अदर हैंड एक होते हैं जो फॉरेस्ट के बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानकर चलिए कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो सकता है, कुछ हम लोगों ने कहीं पर भी ट्रीज को प्लांट किया हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या चाहते हैं कि आउटसाइड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाहर हम एक तरह से ट्री कवरेज को, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है उसके बाहर अगर हम ट्री कवरेज को इम्प्रूव करें, उसके लिए यहाँ पे बात करी गई है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव। अब यहाँ पर हमारी एक तो मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके साथ साथ जो यूएस एड है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये साथ में मिलकर इसने लॉन्च किया है। तो पहले तो लॉन्चिंग किसके द्वारा करी है ये ध्यान से क्लियर होना चाहिए कि MOEF प्लस यूएस एड दोनों ने मिलकर ये चीज करी है। फोकस क्या है? फॉरेस्ट लैंड के बाहर ट्री कवरेज को इंप्रूव करना, ताकि एक तरह से ग्लोबल चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसको हम कम कर पाए। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, COP26 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, कहाँ पर हुआ? ग्लासगो के अंदर। यहाँ पर ना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया कि हम पंचामृत लेकर आ रहे हैं। पंचामृत क्या है? पंचामृत इंडिया की एक तरह से कमिटमेंट है। किस चीज़ की कमिटमेंट है? ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके अगेंस्ट हम काम कर पाए। तो यहाँ पर ना 5 चीज़ों की बात करी उन्होंने। पंचवर्ड क्या है? 5 है ना, तो 5 चीज़ों की बात करी। पहली बात क्या करी कि हम ना 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो है ना हमारी, उसको हम क्या कर देंगे? 500 गीगावाट कर देंगे। तो पहले तो ये बात होगी। दूसरा हमने बात करी कि 2030 तक हमारा फोकस होगा कि जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है इंडिया की, उसमें से जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा मीट हो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तीसरा, इसके साथ ही जो कार्बन एमिशंस होते हैं हमारे, उसको हम 1 बिलियन टन कम कर देंगे। जितने अभी हैं वहां से लेकर 2030 तक 1 बिलियन टन में हमें कमी कर देंगे टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन। चौथा, जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारी, वो 45% तक कम कर देंगे बाय 2030। तो ये वाले टारगेट्स तो थे क्या 2030 तक हमने करने थे। और एक इसके साथ ही पांचवा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज नेट जीरो का टारगेट। ठीक है, यूरोप ने अपने नेट जीरो टारगेट दे रखे हैं, यूएस ने दे रखा है, चाइना ने दे रखा है। इंडिया ने भी क्या किया है? इंडिया ने भी अपना टारगेट दिया है कि हम 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो इतने सारे जब हमने बात करी ना पंचामृत की प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो डेफिनेटली इट शोज कि इंडिया एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही सीरियस है, हमारा क्लाइमेट चेंज को हम रोकने के लिए सीरियस है। और इंडिया चाहता है कि क्लाइमेट एक्शन वाली साइड हम अच्छे से काम करें एंड कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं उसके ऊपर वर्क कर पाए। और ये जो हमारा इनिशिएटिव ना ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव, ये उसी डायरेक्शन में आप एक कदम मानकर चल सकते हो। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में ना अलग अलग आपके फार्मर्स हो गया, कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये सारे मिलकर काम करेंगे, ताकि क्या करें कि हम जो आउटसाइड फॉरेस्ट वाले जो ट्रीज हैं उनको हम एक तरह से एक्सपेंड कर पाएं। अब यहाँ पर नए कुछ मॉडल्स की भी बात करी गई है, कुछ फाइनेंसिंग मॉडल्स हम यहाँ पे करेंगे। रूरल एरियाज के अंदर भी इनको डेवलप करने की बात है, ताकि जो लोगों का रोजगार भी मिले एंड साथ ही साथ इकोनॉमी भी इंप्रूव हो एंड हमारा इन्वायरमेंट भी साथ में हो जाए। तो सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे अच्छे से कवर किया गया है। ध्यान रखना, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम ना एक हमारे पास CIFOR है। ये क्या है? सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च। दरअसल में ना एक तरह की ये नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या देखती है, जो ये देखती है कि भाई जैसे मान लो ना, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या फॉरेस्ट के ऊपर अच्छे से फोकस है या नहीं है, उनका यूज, उनके मैनेजमेंट, इसके ऊपर ये रिसर्च करती है CIFOR, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च।
इसके साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। ये भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो हमें कीनिया में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका फोकस भी कहीं ना कहीं यही है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो ट्रीज का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, नेचुरल रिजर्व्स का, ये यहाँ पे दोनों के द्वारा अच्छे से ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके साथ में ही ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, टोटल हमारी अभी 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड है, विच इंक्लूड्स आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो इन पर्टिकुलर 7 स्टेट्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? इसकी सिग्निफिकेंस ये होगी कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को ये इनहेंस करेगा। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन सर क्या होता है? देखो, आपकी जो भी एटमॉस्फेरिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको कैप्चर करना, इसको स्टोर करना, ये होता है। अब इसके बेसिस पे होगा क्या? कैप्चर स्टोर करने से आपकी जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कम हो जाएगी ना। तो उससे क्या होगा? आपका जो क्लाइमेट चेंज है, हम उसको रोक पाएंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। तो यहाँ पर जो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव है, इसी डायरेक्शन में एक तरह से कदम है जो कि हमें अपने टारगेट्स की तरफ लेकर जा सकता है। अगली मिनिस्ट्री की तरफ चलते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को। पहला हमारा है मिशन यहाँ पे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। देखो, टेक्सटाइल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि टेक्सटाइल मतलब हम जब बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बांग्लादेश का एग्जांपल सुना होगा कि बांग्लादेश ना टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा है, फिर वो एक्सपोर्ट करता है इन चीज़ों को, तो वहाँ की इकोनॉमी इस वजह से थोड़ी बेहतर हो पाई है टेक्सटाइल की वजह से। अब देखो, टेक्सटाइल चलो हमें लग गया पता, पर सर ये टेक्निकल टेक्सटाइल, ये टेक्निकल वर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप कपड़े पहनते हो, कपड़े पहनते कई रीज़न की वजह से हो सकता है आपको कपड़े देखने में अच्छे लगते हो, ठीक है, एस्थेटिक पर्पसेस की वजह से हो सकता है। पर कई बार ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी ना कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखने के लिए नहीं वो बनाए जाते, बल्कि उनका कुछ काम होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो विराट कोहली है, तो विराट कोहली जो शर्ट पहन के क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो नॉर्मल शर्ट है? द आंसर इज नो। उनको ना उनकी शर्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भैया उसमें ना कोई पसीना वगैरह ना आए, ठीक है, कि लंबे टाइम तक खेलना हो तब भी वो आराम से खेल पाए, ठीक है, अलग अलग कंडीशन के लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्या वो जो कपड़ा था सिर्फ देखने के लिए अच्छा था क्या? नहीं, उसके कुछ पीछे फंक्शनल प्रॉपर्टीज थी। इसके साथ ही आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, ठीक है, उनको अलग अलग तरह के जो स्पेशल सूट्स पहनने पड़ते हैं, ठीक है, वो जो उनकी जो ड्रेस होती है, या फिर जो हॉस्पिटल्स के अंदर एक तरह से ड्रेस पहनी जाती है, क्या वो ड्रेस इसलिए पहनी जाती है कि वो देखने में अच्छी है? नहीं, उनके पीछे कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टी है, उनका कुछ काम है कि अच्छा यहाँ पे स्टेन नहीं लगता है इसके ऊपर, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, बाहर से वायरस एंटर नहीं हो पाता, जो पीपीई किट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें क्या है ये? दीज आर नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल। तो जब हम बात करते हैं ना नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की, यहाँ पर हम बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, बेसिकली इस तरह की चीज़ों की कि जिनका फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, और एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम उनको नहीं बना रहे, हम उनको बना रहे हैं फंक्शनल प्रॉपर्टीज को। दैट इज नोन एज व्हाट? टेक्निकल टेक्सटाइल। सर अभी न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है ना, उसने 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया है 30 करोड़ के वर्थ, ताकि स्पेशलिटी फाइबर्स, जियो टेक्सटाइल इसके अंदर अच्छे से काम हो पाए। ठीक है, फोकस क्या है इस पर्टिकुलर मिशन का? फोकस यही है कि एक तरह से इंडिया इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ग्लोबल बने और हमारा पेनिट्रेशन लेवल इंप्रूव हो। आप एक बार नोटिस कर रहे हो, ये ना जो इस तरह की टेक्निकल टेक्सटाइल होती है, यहाँ पर ना आप अच्छा खासा प्रीमियम ले सकते हो। सर वो कैसे? देखो, यहाँ पर आप कुछ स्पेशल चीज़ बना रहे हो ना। अब आप एक सिंपल सोचो, एक शर्ट है। अब शर्ट के अंदर आप क्या ही कर लोगे? एक नॉर्मल शर्ट के अंदर थोड़ा बहुत मार्जिन आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप एक शर्ट के अंदर, क्योंकि शर्ट्स तो बहुत आराम से बिक रही है मार्केट के अंदर। पर अगर आप खुद सोचो, आप डॉक्टर्स की जो टी शर्ट हो गया, मतलब डॉक्टर की जो शर्ट्स हो गया, या फिर क्रिकेटर्स की शर्ट्स हो गया, इनमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन करने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर इंडिया इन चीज़ों में ग्लोबल लीडर बन गया ना, तो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टेक्सटाइल मिशन है, ये हमें 4 साल के लिए देखने को मिलेगा, 2020-21 से लेकर 2023-24 तक। टोटल लगभग 1480 करोड़ यहाँ पर इसका आउटले है। एंड साथ में फोकस क्या है कि एक तरह से जो इंडिया डिपेंडेंट है ना टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उसको पहले तो खत्म करो, फिर एक्सपोर्ट का देखो अगर पॉसिबिलिटी बनती है, एंड साथ ही साथ लोकल गुड्स के अंदर जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, हम उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट लेकर आ पाए। और ऐसा मत समझना कि सिर्फ बनाने की बात है, नहीं, यहाँ पर R&D के ऊपर फोकस है, रिसर्च डेवलपमेंट हो गया,
साथ ही साथ कुछ नया इनोवेशन लेकर आओ, राइट। मार्केट डेवलपमेंट हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड साथ ही साथ ट्रेनिंग हो गया, स्किल्स हो गया, एजुकेशन अच्छे से दी जा पाए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ये सारे फोकस बन जाते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के। मैंने आपको इसका मीनिंग वैसे समझा ही दिया है टेक्निकल टेक्सटाइल का, कि मीनिंग क्या होता है, जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं, टेक्निकल परफॉर्मेंसेस के लिए होते हैं। ये काफी एक नया सेगमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। ये चारों कंपोनेंट्स है जिनकी मैं बात कर रहा था, जो हमने अच्छे से अभी समझ लिए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ना अगर आप नोटिस करोगे तो एक ना गवर्नमेंट का यही मिशन है, ताकि एक तरह से एप्लीकेशन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए। अब एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे हेल्थ टेक का मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे स्पोर्ट्स टेक मैंने आपको बताया, ठीक है, एग्रो टेक हो गया इसी तरह से। उसी तरह से एक इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे नोटिस करना है वो है ओइको टेक। इसको कई बार इको टेक भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हम कुछ ऐसे नेचुरल मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ताकि जो हम फैब्रिक बनाए ना, वो काफ़ी एनवायरनमेंट सस्टेनेबल प्रोसेस से बनाएँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कोई केमिकल्स का, हम कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस का नहीं यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल इकोलॉजिकली सेफ वाले हैं, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है नियरली 6% जहाँ वर्ल्ड मार्केट साइज का, जहाँ पे 250 बिलियन यूएस डॉलर की जो मार्केट है। तो आई होप आपको टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होती हैं, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत इंडिया की क्या कोशिश है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम पीएम मित्र पार्क स्कीम की तरफ। देखो, जब ऐसे ना कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, पीएम मित्रा किससे रिलेटेड है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मित्रा क्या है, तो आप शायद इसको आंसर नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि ये हो सकता है किसी के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के साथ कोई मित्र बना रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये दरअसल में ना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ही एक स्कीम है। तो अभी रिसेंटली इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दी कि कैसे वो टेक्निकल नहीं, सॉरी, टेक्सटाइल पार्क को सेटअप कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना, ये टेक्सटाइल के साथ ही यहाँ पे लिंकेज इसकी देखने को मिल जाती है। अब अगर आप सोचो एक टेक्सटाइल को, तो आप खुद देखो कि टेक्सटाइल का जो पूरा वैल्यू चेन है ना, बड़ी लंबी है। जैसे स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, उसकी डाइंग हो गया, फिर प्रिंटिंग हो गया, फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो शर्ट जो आपके पास बन के आ रही है ना, बड़ा ही लंबा वैल्यू चेन है। ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन में बन गई, नहीं। पूरा इस तरह से प्रोसेस होता है कि एक तरह से आपने पहले कपड़ा इकट्ठा किया, ठीक है, फिर प्रिंटिंग वगैरह हुई, डाइंग वगैरह हुई, ये वीविंग, स्पिनिंग, ये सारे प्रोसेस वहां पे देखने को मिल जाते हैं। आप खुद सोचो, अगर हमने इन सभी जो प्रोसेसेस हैं, सभी प्रोसेस को काफी इंटीग्रेट कर दिया, तो होगा क्या, सारी चीजें एक लोकेशन पे आपको मिल जाएंगी। तो क्या होगा ना, हम मास लेवल के ऊपर चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मास लेवल पे होने का फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये होगा कि एक तो हमारे यहाँ पे अच्छी खासी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ पाएगी, नई टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर पाएंगे, जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कम कॉस्ट पे हो सकता है मिले, एंड साथ ही साथ ये बात भी तो है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। तो पीएम मित्रा पार्क स्कीम इन्हीं सभी चीजों को टैकल करने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो इस इन्फोग्राफिक के अंदर, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, कितने, 7 पीएम मित्रा पार्क्स विद अ टोटल आउटले ऑफ 4,445 करोड़। ठीक है। यहाँ पर ना, जैसे मैं हर बार बात भी करता हूँ आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो एसडीजी अगर 9 की तरफ आप चलोगे ना, तो एसडीजी 9 आप क्या देखोगे, बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। तो सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पीएम मित्रा पार्क के थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है पर वो सस्टेनेबल मैनर में है, और साथ ही साथ इनोवेशन भी हो रही है। तो एसडीजी 9 के साथ ये बिल्कुल क्लोजली लिंक हो जाता है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, जैसे टोटल 5 साल के लिए मैंने आपको बताया 4,445 करोड़ का आउटले है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होगा। और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पार्क्स, ये जो बड़े बड़े पार्क्स हम बना रहे हैं, इसके थ्रू 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इतनी बड़ी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। दरअसल में मित्रा का मीनिंग यही है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। आई रिपीट, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो यही मीनिंग है यहाँ पे पीएम मित्रा का। और अगर आप इसको समझ गए होंगे तो बड़े आराम से इसका आंसर कर लोगे। यहाँ पर ना हमारे पास टोटल एक 5F का विजन है। 5F क्या है? 5F नोटिस करना, पहला F है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉर्म।
फार्म समझते हो ना, कोई चीज़ बननी स्टार्ट हुई है, फिर उससे हमने फाइबर बनाया, ठीक है, फाइबर से हम फैक्ट्री में गए उस चीज़ को, फिर हमने उसको इन लाइन विद द करंट फैशन बनाया एंड फॉरेन, फॉरेन मतलब एक तरह से उसको एक्सपोर्ट। तो कहने का मीनिंग क्या है, पूरा ए टू जेड हमने कवर कर लिया वैल्यू चेन का, जहां से वो बनना स्टार्ट हुआ से लेकर एक्सपोर्ट करने तक का पूरे के पूरे प्रोसेस का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो जो पार्क डेवलप होंगे ना, ये एसपीवी के द्वारा एक तरह से स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे बनाया गया है, जिसकी ओनरशिप किसके पास होगी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एंड साथ साथ इसको पीपीपी मोड के अंदर बनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर। क्या फीचर्स हैं इसके, मैंने आपको जैसे बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी इसके अंदर आएगी। तो ये सारे ओवरऑल होलिस्टिक यहाँ पे डेवलपमेंट हम यहाँ पे होती हुई देख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो ये जो चलो हमने डिस्कस कर लिया कि एक ही लोकेशन पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हर पर्टिकुलर पार्क में ना एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब, जैसे मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बिजनेस को थोड़ा डेवलप करना चाहता है, वो देखना चाहता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर ना उसको इस असिस्टेंट्स मिलेगी, समझ रहे हो, उसको असिस्टेंस मिलेगी ताकि वो इस सारे इश्यूज को वो सॉल्व कर पाए। साथ में ही उसको हो सकता है कुछ मेंटरशिप वगैरह भी मिली जाए, ताकि उसको वो गाइड कर पाए, उसको हेल्प कर पाए, उसको असिस्ट कर पाए कि हाँ भैया ये दिक्कतें आ रही हैं तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी प्लानिंग वगैरह के अंदर ना इंक्यूबेशन सेंटर बड़े ही हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ में कॉमन प्रोसेसिंग हाउस में हो जाएगा, एक अच्छा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो जाएगा। अभी डिस्कस किया था ना SDG 9, वहां पर मैंने बात करी थी क्या, सस्टेनेबल की। तो हमारा ये कोशिश है बिल्कुल कि अगर हम पीएम मित्रा पार्क वगैरह इस तरह से पार्क्स बना रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूट वगैरह कर दिया, नहीं, हम एनवायरनमेंट के ऊपर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। डेफिनेटली लोगों को रोजगार देना है, इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और वही सारी चीजें यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, राइट। तो मास्टर डेवलपर होगा, सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क ही नहीं डेवलप करेगा, बट ऑल्सो जब भी कंसेशन पीरियड के अंदर उसको मेंटेन भी करेगा, तो मेंटेनेंस का भी काम उसके साथ ही है। और उस तरह से हम पीएम मित्रा पार्क को सिलेक्ट करते रहेंगे चैलेंज मेथड के बेसिस के ऊपर। तो ये हो गया पीएम मित्रा पार्क स्कीम। आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट मिनिस्ट्री की तरफ, जो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इसकी ना एक इंपॉर्टेंट हमें जो स्कीम पढ़नी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर नोटिस करो ना, हर डिस्ट्रिक्ट की ना कुछ स्पेशलिटी होती है। वैसे तो स्पेशलिटी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर होती है, पर यहाँ पर हम थोड़ा ना प्राइमरीली जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि फूड आइटम्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ, मतलब फूड आइटम्स हो गया, प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग हो गया, उसकी बात करी जा रही है। मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट को देख लो। कुशीनगर के अंदर जैसे बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स, ये बहुत अच्छे वहां पे बन सकते हैं। तो हमने वहां का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या बना दिया, बनाना फाइबर। तो बहुत अच्छे से वो उसके रिगार्डिंग ना अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। उनको पता होगा कि यार हमारा फोकस यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, तो क्या होगा, उसके रिगार्डिंग वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इसी के ऊपर फोकस करेंगे, लोगों को रोजगार वगैरह मिलता रहेगा। तो फोकस एरिया पता लग गया। इसी तरह से जैसे प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ के आसपास का हमें आंवला काफी मशहूर मिलता है। तो इनको बोल दिया कि अच्छा, प्रतापगढ़ के अंदर आपका वन डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। सिमिलरली जैसे बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, यहाँ पर पल्सेस हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट को ना अपना पोटेंशियल बता दिया कि भैया आप इस चीज में अच्छे हो, तो आप इस चीज में अच्छे से काम कर सकते हो। तो यही हमें नोटिस करने को मिल जाता है कि हमारा फोकस है कि हर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अपना पोटेंशियल को अचीव कर पाए। एंड उसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको एक तरह का बूस्ट दिया है। एंड एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर इस स्कीम को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्कीम है, ये लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने पोटेंशियल को अच्छे से रीच कर पाएँ, वहाँ पर उनकी जो सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए, साथ में उनको रोजगार भी मिलेंगे, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। इसके साथ में ना आप जानते हो, हमारे यहाँ पे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, आप जानते होंगे, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, इसको कैरी आउट किया गया है इन लाइन विद डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। तो जो DGFT है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनका एक इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, कि डिस्ट्रिक्ट्स को ना हम एक्सपोर्ट्स की तरह प्रमोट करें, कि उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल हम इंक्रीज करें। तो खुद सोचो, जो वैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आंवला का एग्जांपल दिया, बनाना फाइबर्स का एग्जांपल दिया,
अगर वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उस चीज़ में बहुत अच्छा हो जाए तो क्या वहाँ से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते चीज़ों को? द आंसर इज यस, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस तरह से इन लाइन विद दैट इनिशिएटिव यहाँ पे आप इन्हें इसको देखना है। साथ में ही आप नोटिस करो तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा क्लस्टर ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो स्टेट्स उनको आइडेंटिफाई करेगी उस प्रोडक्ट और उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है? उस हिसाब से देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ पेरिशेबल है, ठीक है ना? तो फोकस जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा रखा गया है ताकि उनके रिगार्डिंग हम थोड़ा वैल्यूएशन और भी किया जा सकता है। अब ध्यान में रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम तो बाद में बनी। पहले तो ये यूपी गवर्नमेंट ने ना स्कीम को स्टार्ट किया था 2018 के अंदर। फिर बाद में ये इतनी सक्सेसफुल स्कीम रही कि बाद में हमने इसको पूरे इंडिया में ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लिया। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसके अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस हो सकता है, कोई सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फूड प्रोडक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। अभी रिसेंटली क्या था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को ऑपरेशनलाइज किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया डीजीएफटी के साथ में ही, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, ताकि उसको अच्छे से हम एंगेज कर पाएँ एंड डिस्ट्रिक्ट्स का जो पूरा पोटेंशियल है उसको हम अच्छे से रीच आउट कर पाएँ। तो ये कुछ स्कीम्स थी, ठीक है? एक और मिनिस्ट्री मैंने डिस्कस करनी थी आज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप कर लेंगे। इसके साथ में ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड साथ में अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो इनिशिएटिव हमारा चल रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग बहुत पसंद आ रहा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।